हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का नई लाइव स्ट्रीम पे। है ना, आज हमारा है लेक्चर नंबर 5, जिसके अंतर्गत हम डाइसैकेराइड पढ़ेंगे। परंतु कल कुछ छोटी छोटी चीजें रह गई थी, तो वो रही हुई चीजों को पहले कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही कल जो पढ़ाई हुई थी उसका क्विक रिवीजन होगा, है ना। तो फटाफट से जो जो लोग आ गए हैं वो कमेंट करके बता देंगे मुझे, और हम बस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन क्विक रिकैप की कि कल क्या क्या आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये इसलिए बताना जरूरी है, क्विक रिकैप इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये पता चल जाए कि किसे बोला क्या जाता है। सबसे पहले जो हमारी बात होगी वो होगी विन्यास की। सबसे पहले जो हमारी बात होगी वो होगी विन्यास की। मुझे थोड़ा सा ग्लिच देखने को मिल रहा है लाइव स्ट्रीम पे, शायद इसकी क्वालिटी थोड़ी बहुत ज़्यादा हाई है। एक बार मैं कम कर देता हूँ, है ना। चलिए, हमने सबसे पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड की संरचना ली थी, और ग्लिसरॉल्डिहाइड की संरचना में हमने CHO समूह लिया था। यहाँ पर एक कार्बन होगा, इसके साथ H होगा, इससे OH अटैच्ड होगा, और यहाँ पर होगा आपका क्या, CH2OH। ठीक है। अब रुको एक मिनट, है ना। मैडम ने कितना बड़ा ये कर्सर लिया हुआ है, यहाँ से अपन इसे हटा देते हैं। ये एक संरचना थी, और दूसरी संरचना आपकी कुछ इस प्रकार से थी, है ना। तो जब ये OH समूह जो है, लास्ट वाला OH, अब वो चाहे ग्लूकोज में हो या चाहे फ्रक्टोज में हो चाहे गैलेक्टोज में हो, यदि लास्ट वाला जो OH है, अर्थात जो हम त्रिविमीय केंद्र वाला कार्बन बोलते हैं, उस पे जो OH समूह है वो दाहिनी ओर हो, वो दाहिनी ओर हो, तो हम उसे बोलते हैं डी रूप। उसे हम क्या बोलते हैं, डी रूप। और डी रूप नॉर्मली जनरली ये देखा गया है कि समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देते हैं, या हम बोल सकते हैं वो दक्षिण की ओर घुमाते हैं। हम उन्हें क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवण यौगिक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि OH जो है वो बाईं ओर हो, तो हम उसे एल रूप बोलते हैं। ठीक है, ये वाली बात हो गई थी कल। ठीक, ओ यू आर ऑफलाइन, चेक योर नेट कनेक्शन। चलो हम ऑनलाइन है, चलिए बढ़िया है। अब एक और बात सर ने बताई थी कि कार्बन से जुड़े यदि सभी क्रियात्मक समूह अलग अलग है, जैसे यहां A है, ये आपका OH हो गया, फिर B है वो एल्कोहल समूह हो गया, फिर आपका C है वो हाइड्रोजन समूह हो गया, और ऊपर आपका D है वो एल्डिहाइड समूह हो गया। यदि कार्बन से जुड़े सभी समूह अलग अलग हो, कार्बन से जुड़े सभी समूह अलग अलग हो, तो ऐसी संरचना को, या फिर संरचना नहीं बोल सकते हम, ऐसे कार्बन को हम असममित कार्बन या फिर त्रिविमीय कार्बन कहते हैं। ये मैं आपको चैप्टर 6 में भी बता चुका हूं। ठीक बात, ये पिछला रिवाइज हो रहा है अभी अभी, आज का नया बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कल वाली ही बहुत सारी चीजें आगे आएंगी, कैरी फॉरवर्ड होंगी। तो पहले आप पुराना वाला समझ लेते हैं। अब यहां पर आपने डी और एल रूप को समझ लिया, डी और एल विन्यास को समझ लिया, ये कल का था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये रह गई है कि यहां पर आपको अल्फा और बीटा चेन भी देखने को मिलेगी, है ना। अल्फा और बीटा चेन, यदि आपको ये लिखना है, यदि किसी पर प्लस निशान बना हो ब्रैकेट के अंदर, तो आप ये लिखेंगे कि ये दक्षिण ध्रुवण यौगिक होगा, और यदि ये माइनस का निशान लगा है तो ये वाम घूर्णन यौगिक होगा। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो आपके ग्लूकोज होते हैं वो प्लस में होते हैं, और जो फ्रक्टोज होते हैं वो माइनस में होते हैं। ठीक बात। अब बात करते हैं अल्फा और बीटा का निर्धारण कौन करता है। ठीक है, तो अब मुझे एक चेन बनानी पड़ेगी, क्यों ना मैं सीधी लकीर का प्रयोग करूं यहां पर। ये हमारी एक सीधी चेन है, मैं पता नहीं लाइन सीधी है कि नहीं, सीधी है, चलो। और इस लाइन को जरा सेलेक्ट कर लिया जाए, और इसका कलर जो है वो ऑरेंज कर दिया जाए, और मार्क हटा दिया जाए। ठीक है, ये आपकी कार्बन चेन है,
यहां पर आपका होगा CH2OH और यहां पर होगा आपका CHO समूह। ठीक है, अभी मान लो ऐसा होता नहीं है, हालांकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो तीसरे वाले में आपको पता है कि H यहां पर होगा और OH जो है वो यहां पर होगा। मैंने शायद ज्यादा बना दिया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो एक मुझे काटना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं इसे यहां से मिटा दूं। चल बढ़िया है, इसे यहां पर रख देते हैं अपन, CH2OH। तो ये हमारा तीसरा कार्बन है, चौथा पांचवा। तो यहां पर आपका आएगा OH, यहां पर लगा दीजिएगा OH, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर OH और यहां पर H। अब अल्फा और बीटा कौन निर्धारित करता है? तो अल्फा और बीटा निर्धारित करता है हमारा सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ OH समूह। यदि ये दाईं ओर है, यदि ये दाईं ओर है तो हम उसे मानते हैं अल्फा रूप। ठीक है, और ये यदि बाएं ओर, बाएं साइड है, यदि यही संरचना को हम उठाएं, अब ये ग्लूकोज की भी हो सकती है और ये फ्रक्टोज की भी हो सकती है, तो मैं इसे यहां से कुछ समय के लिए उठा देता हूं, उड़ा देता हूं। अब हमने क्या किया, सेम की सेम संरचना जैसे कि वैसे ही हमने सिर्फ ये किया कि हमने OH समूह को इधर साइड कर दिया और H समूह को इस ओर कर दिया, अर्थात हमारा सेकंड कार्बन से जुड़ा OH समूह जो है वो बाईं ओर है। कहां है? बाईं ओर है। तो ऐसी स्थिति में हम इसे बोलते हैं बीटा रूप। ये अल्फा रूप है और ये बीटा रूप है। ये अल्फा रूप है और ये बीटा रूप है। ये वाली बातें आपको धीरे धीरे करके समझनी। अब आज बस हमें यही समझना है कि डाइसैकेराइड क्या है, कैसी संरचनाएं बनती हैं। तो कल जो मैंने छोड़ा था, मैंने आपको बोला था कि बेटा आपको फ्रक्टोज की संरचना बनानी है, तो आई होप आप सभी ने बना लिया होगा, और नहीं बनाया होगा तो मैं बना देता हूं। जैसे कि यदि इसका पूरा नाम आपको लिखना हो तो आपको कल लिखवाया था कि यहां पर ये होगा अल्फा, फिर आप लिखोगे डी, हम बी लिख दिए हैं गलती से, डी ब्रैकेट के अंदर प्लस ग्लूकोज, ये इसका नाम होगा। सिमिलरली इसकी यदि बात करें, इसे भी छोटा कर लेते हैं, तो OH समूह तो दाईं ओर है, तो आप सभी को पता होगा कि आपकी इतनी संरचना तो जैसे कि वैसे ही आ जाएगी। बस शुरू में जो है वो आप बीटा लिख देंगे। ठीक है, शुरू में जो है वो आप बीटा लिख देंगे, बाकी सब कुछ सेम है। यह भी आपका ग्लूकोज के बारे में ये कहा गया है कि ये दक्षिण ध्रुवण यौगिक है। कैसा है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णन यौगिक, ध्रुवण घूर्णन यौगिक है। अब आज बात करते हैं अपन फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज पे चलो, आई होप सो इतनी सारी जगह पे हो जाए। अब फ्रक्टोज पे ये देखा गया है कि पहला कार्बन होता है, चलो ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये आपका छठवा है जिससे CH2OH समूह जुड़ा है, और ये आपका पहला कार्बन है। ठीक है, तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड के साथ में होगा कीटोन ग्रुप, यहां पर आपका डबल बॉन्ड के साथ में होगा कीटोन ग्रुप। अब फ्रक्टोज जो है वो उसमें क्रियात्मक समूह जो है वो कीटोन होता है, जबकि ग्लूकोज में क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड। ये देखो ग्लूकोज में जो है वो CHO समूह है, इस पर जो है वो कीटोन समूह है। इसके अलावा तीसरे कार्बन के साथ भी वही स्थिति होगी, यहां पर H होगा तो यहां पर OH होगा, इस साइड पे आपका OH होगा, यहां पर OH, H और H। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इधर साइड क्या होगा, तो आप यहां पर ऐसे लगा देंगे और एक हाइड्रोजन और लगेगा तो इस पर आप 2 लगा दीजिए, CH2OH, CH2OH। इस प्रकार से आपकी जो संरचना दिख रही है आपको, ये संरचना है आपकी फ्रक्टोज की। ये जो संरचना है आपकी ये है फ्रक्टोज। आप बोलेंगे सर कौन सा फ्रक्टोज है, तो अभी अपन इसका निर्धारण थोड़ी देर बाद करेंगे
क्यों करेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि और नॉर्मली यदि देखा जाए यदि हम इसका अपघटन करें तो एक अल्फा रूप होता है, तो दूसरा अपने आप बीटा डी, और अभी आपको सर ने थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रक्टोज जो है वो माइनस ध्रुवण गुण, तो ये जो संरचना होगी ये होगी बीटा डी प्लस ग्लूकोज की, ठीक है, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज की। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो आप ये लिखोगे कि दूसरे कार्बन पर आपका क्रियात्मक समूह जो है वो कीटोन समूह होता है, और यही कीटोन समूह पर उपस्थित दूसरा कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में एक नया आबंध निर्मित होता है, जिसके कारण पांच अणु वाली वलयाकार संरचना का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? पांच अणु वाली वलयाकार संरचना का निर्माण होता है, जिसके अंदर आप बोलेंगे 4 कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, और ऐसी संरचना को फ्यूरान कहा जाता है। इसी ऐसे यौगिक को यदि ऐसी संरचना यदि आपको देखने को मिलती है तो इसे फ्यूरॉन कहा जाता है, फ्यूरॉन नहीं, फ्यूरान कहा जाता है, ठीक है। काफी सारी चीजें यहां पर वैसे ही लिखी है। अणु सूत्र की यदि बात करें तो आप जो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, वही सेम का सेम सूत्र आपका फ्रक्टोज का भी होता है। अब हम बात करते हैं हमारी चक्रीय संरचना की, तो आप हेडिंग लगाएंगे फ्रक्टोज की संरचना, ये आपकी मुख्य हेडिंग होगी। पहले मैं खुली संरचना आपके सामने बनाऊंगा। फ्रक्टोज की संरचना, इसका कलर आप ये कर दीजिएगा, और मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा तिरछा ज़्यादा ही हो गया, अभी करेक्ट है, ठीक है। फ्रक्टोज की संरचना मुझे सही दिख रहा है? हाँ सही है। थोड़ा सा फ्रेम से हटो तो ये टेढ़ा हो जाता है। तो फ्रक्टोज की संरचना बनाते हैं। अब आपने मूल संरचना देखा था, मूल संरचना सर ने अभी आपके सामने बनाया। ये आपका पहला कार्बन है जिस पर CH2OH समूह होता है, दूसरा कार्बन है जिस पर कीटोन ग्रुप होता है, तीसरा कार्बन है जिस पर H दाहिने साइड होता है, और O जो है OH जो है वो बाएं साइड होता है। इसके अलावा यहां पर OH ग्रुप आता है। बार बार इसीलिए बना रहे हैं सर ताकि आप लोगों को रट जाए। 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, यहां पर आप ये लिखेंगे OH, यहां पर आएगा H, इधर पे आएगा CH2OH, ठीक है। ये आपकी संरचना है। अब यहां पर दूसरे और पांचवें कार्बन के बीच में अन्योन क्रिया होगी, जिसके कारण से हमें दो प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलेगी ग्लूकोज की। दो प्रकार की संरचनाएं कौन कौन सी होगी बेटा? तो अभी आपको पता चल जाएगा कि वो दोनों संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ओहो, मार्क हटाना था हमें। तो पहली आप ये बोलोगे इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 1 पे हम यहां पर सबसे पहला कार्बन लेंगे, फिर हम दूसरा कार्बन लेंगे, फिर हम दूसरा कार्बन लेंगे, दूसरे कार्बन के बाद में हम तीसरा कार्बन लेंगे, फिर चौथा कार्बन लेंगे, पांचवा कार्बन लेंगे और छठवां कार्बन लेंगे, ठीक है। हमने इतने सारे कार्बन लिए। फिर लास्ट वाले कार्बन पे बिना किसी देरी के CH2OH समूह जोड़ दीजिए, और पहले वाले कार्बन पे भी CH2OH समूह हमें जोड़ देना है, ठीक बात। अब क्या होगा, कुछ कुछ चीजें जो आपको कॉमनली याद रखनी है वो ये याद रखना है कि यहां पर OH समूह दाहिनी ओर होगा, OH समूह बाईं ओर होगा, H समूह दाईं ओर होगा। बाकी जो सिंपल चीजें हैं उसे मैं अपने नॉर्मल कलर यानी कि व्हाइट कलर के साथ पे लिखूंगा। ये रहा,
ये आपका एक संरचना है। अब यहां पर अन्योन क्रियाएं होंगी, या हम ये कह सकते हैं, हाँ अन्योन क्रिया ही बोल सकते हो। इसके कारण पे क्या होगा, पांचवें कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और वो इसके पास आके बैठ जाएगा। अब इसके पास जैसे ही आके बैठेगा, यहां पर जो है वो कार्बन और आपके ऑक्सीजन के बीच का जो द्वि आबंध है वो नष्ट हो जाएगा, वो भंग हो जाएगा। तो हमारी ऐसी स्थिति में कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और कार्बन का जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो हम इस संरचना को यहां से शिफ्ट कर देंगे इस ओर। ये कहां आ जाएगा बेटा, इस ओर हो जाएगा, और कुछ इस प्रकार का एक नया आबंध बनाएगा। यहां से हाइड्रोजन परमाणु छोड़ के चला गया, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉन फ्री, और अब ये एक नई संरचना बन गई। ऐसी यदि स्थिति होती है, यदि ऐसी स्थिति होती है, ये वाली स्थिति आपके सामने देखने को मिल रही है, तो जो आपका चित्र क्रमांक है, आपने ये देखा कि OH समूह किस ओर है, OH समूह किस ओर है, दाईं ओर है। तो दाईं ओर जब होता है तो हम उसे बोलते हैं अल्फा, हम उसे क्या बोलते हैं, अल्फा। लास्ट वाला OH समूह जो है वो किस ओर है, दाहिनी ओर है, तो यह है हमारा D। ठीक है, इसके बाद में आप सभी को पता है कि एक यदि अल्फा अणु होता है तो दूसरा कैसा होगा बेटा, दूसरा जो है वो सॉरी, एक यदि दक्षिण ध्रुवण यौगिक है तो दूसरा अपने आप कैसा हो जाता है, वाम। तो आपका फ्रक्टोज जो है वो वाम ध्रुवण घूर्णन यौगिक के अंतर्गत आता है। मेरे को डी पर ब्रैकेट नहीं लगाना था, मुझे ब्रैकेट जो है वो यहां पर लगाना था। आप ही लिखोगे अल्फा डी ब्रैकेट के अंदर माइनस, और लिख लोगे क्या, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी लिखा जाता है, मैं सा लिख रहा हूं, कुछ जगह पर ये जा होता है। ठीक है, चलो जैसा बुक में लिखा है वैसे ही लिख देते हैं, फ्रक्टोज होता है वो, फ्रक्टोज। ठीक है, अब दूसरी संरचना क्या हो सकती है बेटा, तो दूसरी संरचना बस इसी से मिलती जुलती हो सकती है। हालांकि और भी अलग अलग संरचनाएं हैं हमारे पास में, इसे उठाओ। और अब हम क्या करते हैं, सब कुछ जैसे का तैसे ही रहेगा। ओहो, सिलेक्ट वाला बटन उठाना था, इसे उठाओ यहां से, इसको साइड पे लाओ, OH को पकड़ो सब। चलो पहले O को ले जाते हैं यहां से, इसे मिटा दो और इसे भी मिटा दो। यहां पर अपन लगा देते हैं H, और इस वाली संरचना को सेलेक्ट करके ला देते हैं, ओहो, इस वाली संरचना को सेलेक्ट करके ला देते हैं यहां पर इस साइड पे। तो ये जो संरचना आपको देखने को मिली, जो कि है चित्र क्रमांक 2, ये है आपकी बीटा डी। डी को ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना है सर, ब्रैकेट के अंदर बीटा डी माइनस फ्रक्टोस। ये जो संरचना आपको देखने को मिल रही है, ये है आपकी बीटा डी फ्रक्टोस की संरचना। फटाफट से जरा इसे बना लीजिएगा बिना गैप किए हुए। ये आपकी फ्रक्टोस की संरचना है, इन्हें फ्यूरेनोस कहा जाता है। इन दोनों अच्छा, इन संरचना का नाम मैंने आपको कल बताया था, ये है हावर्थ संरचना। सॉरी, ये फ्यूरेनोस कहा जाता है। आवर्त संरचना जो होती है वो चक्रीय संरचना होती है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ आप फ्यूरेनोस कहा जाता है। क्या कहा जा सकता है, फ्यूरेनोस। ठीक है, अब यदि मान लीजिए OH इधर साइड हो जाए, ओ जो यहां वाला कार्बन है ये इस साइड से आबंध बना ले, तो D की जगह L विन्यास हो जाएगा। D जो है वो आखिरी वाले OH समूह के विन्यास को दर्शाता है। ठीक है, कि वो दाहिने ओर है तो D होगा, बाईं ओर है तो L रूप होगा। ये सारी बातें कल हो चुकी है। ठीक है, फटाफट से जरा इसे बना लो। अब यदि इसकी चक्रीय संरचना आप लोगों को देखनी है, इसकी चक्रीय संरचना आपको देखनी है, तो मैं फटाफट से बना दूं। हमारे पास में 4 पेज हैं, और इन 4 पेजों में हमें सारी चीजें पढ़नी है। तो चित्र क्रमांक 1 हम चक्रीय संरचना की बात करेंगे। तो ये मान लो ये हमारा पहला कार्बन है, ये हमारा दूसरा कार्बन है, ये हमारा तीसरा कार्बन है, ये हमारा चौथा कार्बन है। ठीक है, ये हमारा चौथा कार्बन, नहीं सॉरी गलती हो गई, ये हमारा दूसरा कार्बन है। दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5।
ऐसा कुछ है हमारी संरचना। यहां पर तो आपका ऑक्सीजन आएगा, है ना। तो इस स्थिति पे आप यहां पर एक रकील खींचेंगे, यहां पर दूसरी रकील खींचेंगे, यहां पर आप तीसरी रकील खींचेंगे, ये चौथी और पांचवी। ठीक है। फर्स्ट वाली स्थिति पे यदि आप देखोगे तो आपने ये देखा था कि आपका CH2 ऊपर की तरफ होगा और OH जो है वो नीचे की तरफ होगा। फिर थर्ड कार्बन पे जब आप आए थे, थर्ड कार्बन पे जब आप आओगे तो यहां पर आपका OH समूह अंदर के साइड होगा, H समूह नीचे की साइड होगा। यहां पर आपका H अंदर के साइड होगा, OH बाहर के साइड होगा। इधर पे आप देखोगे तो CH और OH आएंगे। पांचवें कार्बन पे आप ये देखोगे, पांचवें कार्बन पे यदि आप देखोगे तो आपका CH2OH समूह यहां पर होगा और हाइड्रोजन समूह इस साइड होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है। ये आपकी मुख्य का स्थिति हो गई। तो ये है आपका फर्स्ट कार्बन, ये है आपका छठा कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये वाली जो संरचना है, अभी आपको कल जैसे कि हमने ग्लूको बोला था, सामने हमने बोला था ग्लूको पाइरेनोस बोला था, है ना, ग्लूको पाइरेनोस। उसी प्रकार से हम इसे बोलेंगे फ्रक्टोफ्यूरेनोस। क्या बोलेंगे? फ्रक्टोफ्यूरेनोस। अब अल्फा है कि बीटा है ये वाली संरचना, तो आप सभी को पता है ये जो OH समूह है ये दाहिनी ओर है, तो नीचे की तरफ है। तो ऐसी स्थिति में हो जाता है अल्फा। OH आपका सीधी ओर है तो ये D रूप होगा और ब्रैकेट के अंदर आप कर देंगे माइनस, तो अल्फा D माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस इसका नाम होगा। दूसरी स्थिति पे यदि हम देखें, हमें बीटा रूप बनाना है तो सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। हम यहां से पहले कार्बन की जो स्थिति है इसे चेंज कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा CH2OH और यहां पर आ जाएगा OH समूह। इस प्रकार की कुछ स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। ठीक बात। यह है आपका बीटा डी फ्रक्टोज की संरचना। ये जो संरचना है आपकी, ये है बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस। डन। ये आपकी ग्लूकोज की दो चक्रीय संरचना हो गई, ये आपकी दो चक्रीय संरचना हो गई। ये संरचना आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रक्टोज की संरचना कैसी होती है, कितने अणु भाग लेते, तो 5 लिखेंगे। यूरोन की संरचना का एक रूप होता है, इन दोनों संरचनाओं को एक साथ आप आवर्त संरचना बोलते हैं। इन दोनों को एक साथ आप आवर्त संरचना बोलते हैं। देखो थोड़ा सा बोरिंग करेगा ये टॉपिक, परंतु ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और माइनस मैंने लगाया इसलिए, वाम ध्रुवण घूर्णन यौगिक है, अर्थात ये समतल ध्रुवित प्रकाश को विपरीत दिशा में घुमाता है, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाता है। अब आज जो है ये छोटा वाला था, अब आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है डाइसैकेराइड। क्या है बेटा? डाइसैकेराइड। अब आप आज का पढ़ रहे हो, अब आप जो है वो आज का पढ़ रहे हो, और आज का आप जो पढ़ोगे, पुराना इसलिए पढ़ाया गया आपको, पुराना इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि जब तक पुराना क्लियर नहीं होगा नए पे कैसे जा सकते हो यार। ठीक है। तो आपने अल्फा समझ लिया, बीटा समझ लिया, आपने एल समझ लिया, आपने डी समझ लिया, आपने प्लस समझ लिया, आपने माइनस समझ लिया, आपने सारी संरचनाएं एक साथ समझ ली। ठीक है। अब यहां पर मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है, एक संरचना है यहां पर, परंतु जैसी एनसीईआरटी में बनी है मैं वैसे ही बनाऊंगा। यदि आप ध्यान से देखोगे इस संरचना को तो CH2 समूह ऊपर है, OH समूह नीचे की तरफ है।
तो ये अल्फा डी रूप है। जब फ्रक्टोज का जलीय अपघटन होता है तो संरचना फ्लिप होगी, OH समूह ऊपर की तरफ है, ये बीटा डी फ्रक्टोज होता है, तो वहां पर OH समूह ऊपर की साइड होना चाहिए कायदे में, और बुक में ये नीचे की तरफ बना हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा गलत लगता है ये, ठीक है। बस हुज नोस, मेरे हिसाब से तो तिरछा होना चाहिए संरचना, परंतु मैं एनसीईआरटी के मुताबिक ही बनाऊंगा अभी फिलहाल के लिए। चलिए, अब डाइसैकेराइड के बारे में आपको पता है कि डाइसैकेराइड वे अणु होते हैं जो जल अपघटन के बाद में मोनोसैकेराइड की 2 इकाइयां देते हैं। डाइसैकेराइड वे होते हैं जो जल अपघटन के बाद में मोनोसैकेराइड की 2 इकाइयां देते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास में एक सूत्र है जिसका आपने बार बार जिक्र, C12H22O11, ये एक सूत्र है। यही सूत्र आपका क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का है, फ्रक्टोज का है और माल्टोज का, एक ही सूत्र है। तो यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले सुक्रोज। हमारे पास में डाइसैकेराइड के कुछ उदाहरण है, सुक्रोज, फिर है माल्टोज, फिर है अगला लैक्टोज, ठीक है। सुक्रोज का यदि जल अपघटन करवाया जाए, सुक्रोज का यदि जल अपघटन करवाया जाए तो हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। चलो पूरा ही लिख देता हूं मैं, इसे थोड़ी देर के लिए मिटा दो, इसे मिटाओ और इन सबको थोड़ा सा दूर दूर कर देता हूं मैं, है ना। इसे भी इसे भी थोड़ा सा अपन दूर कर देते हैं क्योंकि अपने को लिखना है कौन सा ग्लूकोज मिलता है, तो आप यहां पर लिखेंगे अल्फा डी प्लस, और यहां पर यदि बात करें हम तो ये मिलता है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, ठीक है। ये हो गई आपकी संरचना का की सुक्रोज की, ये संरचना जो है आपकी है सुक्रोज की। अब बात करते हैं माल्टोज की, तो माल्टोज की संरचना में दोनों अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। आप यहां पर लिखेंगे, लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं इसी को कॉपी करता हूं। ये हो गई आपकी पहली संरचना, और फिर मुझे प्लस बनाना है और फिर से इसे सेलेक्ट करना है। ये हो गया हमारी दूसरी संरचना। मतलब माल्टोज का यदि जल अपघटन करवाया जाए तो माल्टोज के जल अपघटन से हमें प्राप्त होता है हमेशा ग्लूकोज के अल्फा रूप। यदि हमें अल्फा ग्लूकोज चाहिए तो हमें माल्टोज का जल अपघटन कराना है। यहां पर जब हम बात करें लैक्टोज की, जिसे दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, इसमें हमें बीटा डी माइनस फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं, और सॉरी गलती हो गई, फ्रक्टोज नहीं, बीटा डी प्लस ग्लूकोज प्राप्त होगा, और इधर सामने यदि हम बात करें तो यहां पर हमें प्राप्त होगा बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी गैलेक्टोज हमें प्राप्त होते हैं। तो ये तीन तीन संरचनाएं, और अब हमें बताना है कि ये संरचनाएं कैसे जुड़ती हैं आपस में, ये संरचनाएं किस प्रकार से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे कि ग्लूकोज की सुक्रोज की संरचना कैसी होती है। ज्यादा लंबे समय होता है, जैसे जैसे लाइव स्ट्रीम लंबी होती है थोड़ा सा फंबल ज्यादा हो जाता है ना। ये देखा गया है, लेक्चर यदि लंबे होते हैं
तो थोड़ी सी समस्या लाइव स्ट्रीम पे होती है, तो क्यों ना आप लोगों से बात करी जाए। ओमांशी वीडियो को देख रही है अभी, और 2 बच्चे और देख रहे हैं। और आपका एक पोल डाला था कि क्या आपको फिजिक्स की क्लास समझ में आई, किसी ने कुछ भी नहीं बताया तो मुझे पोल जो है वो एंड कर देना चाहिए। ठीक है, पोल जो है वो अब एंड हो चुका है। आया है कुछ लोगों के पोल कंप्लीट 7 बोर्ड्स हमें आए हैं और सभी ने लिखा है यस सर हमें समझ में आ गया है। चलिए जी, बढ़िया है, अच्छा लगा आपका कॉन्फिडेंस देख के कि आपको समझ में आ चुका है। चलिए अब अपन सबसे पहले संरचना बनाते हैं सुक्रोज की। सबसे पहली संरचना होगी हमारी सुक्रोज की संरचना। जैसी एनसीईआरटी में बनी है वैसी मैं बना रहा हूं अभी तुरंत के लिए। तो सबसे पहले ग्लूकोज की संरचना बनेगी। ग्लूकोज की संरचना में 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। तो यहां पर आप पहला डॉट बनाएंगे, ये दूसरा डॉट, तीसरा डॉट और चौथा डॉट, और ये आपका 5वां डॉट, और यहां पर आता है ऑक्सीजन। अब इसे कनेक्ट करना है इससे, 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 और इसे ऐसे कनेक्ट करना है। ठीक है, और अल्फा में आप सभी को पता है कि यहां पर H होगा, यहां पर OH होगा, यहां पर ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, यहां पर OH होगा, यहां H होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहां H होगा तो यहां OH होगा। 1 2 3 4 5 यहां पर आपका होगा CH2OH, इधर साइड अंदर की तरफ आप H कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई। अब हम फ्रक्टोज के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका दूसरा कार्बन है, ये आपका तीसरा कार्बन है, ये आपका चौथा कार्बन है, ये आपका 5वां कार्बन है, और यहां पर आप बनाते हो ऑक्सीजन को। ये रहा आपका दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां। इस प्रकार की संरचना है आपकी। और 6वें कार्बन से आप H इधर साइड कर सकते हैं, CH2OH ऊपर की साइड कर सकते हैं। तीसरे कार्बन पे आप सभी को पता है OH अंदर की तरफ आएगा, H नीचे की तरफ आएगा, यहां पर H, यहां OH। इस स्थिति पे आप देखोगे तो यहां पर OH आना चाहिए और यहां पर C2H। ये वाली संरचना है आपकी किसकी? ये वाली संरचना है आपकी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और ये वाली जो है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। ये आपकी संरचना है। अब आप यदि यहां पर ध्यान से देखोगे इस वाली संरचना में, इस वाली संरचना में बीटा डी फ्रक्टोज में आपका CH2OH समूह जो है वो नीचे की तरफ है और OH समूह जो है वो ऊपर की तरफ है। यहां पर भी यदि आप देखोगे तो अच्छा ठीक है, ये वाली संरचना हमारी सही है। OH समूह नीचे की ओर आता है, CH2 समूह ऊपर की ओर आता है। यहां पर ये वाली संरचना में थोड़ा सा डाउट हमें देखने को मिलता है हर बार। ये देखो, इसमें एक संरचना जो है वो मुझे गलत लगती है। ठीक है, कोई बात नहीं, इस संरचना को यदि आधार माना जाए तो ये सही है। ये वाली संरचना जो है वो सही है, OH समूह नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही बना देता हूं मैं ये वाली संरचना। अब देख लो, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर आपको 2 ग्रुप दिख रहे होंगे। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं, रेड कलर कर लेता हूं। ये दोनों लोग जो हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों लोग जो हैं आपस में जुड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, चलिए इन्हें एक साथ जोड़ा जाए। सबसे पहले सेलेक्ट करता हूं मैं, ओहो ये क्या आ गया, इन्हें एक साथ सेलेक्ट किया जाए और यहां भेज देते हैं। ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर पे,
और इसे भी सिलेक्ट किया जाए और इसके समानांतर अपन भेज देते हैं यहां पर। अब दोनों संरचनाओं को एक साथ लेके आता हूं मैं। ये रही हमारी दोनों संरचनाएं, कॉपी बनाओ और यहां पर लाओ। ठीक है, इन दोनों संरचनाओं से ही हमें देखने को मिला है क्या, ये। अब इन दोनों को जोड़ दो, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से OH समूह को गायब कर दो। एक समूह को यहां से गायब कर देना चाहिए। तो बीच में क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है ऑक्सीजन, बीच में आ रहा है आपका ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन जो है इसे बोला जाता है ग्लाइकोसाइडी आबंध। इसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन जब दो चिन्ह को जोड़ता है तो इसे बोला जाता है ग्लाइकोसाइडी आबंध। इंपॉर्टेंट है, आपको ग्लाइकोसाइडी आबंध बोल रहे हैं हम, बुक में बंध लिखा है, क्या लिखा है, ग्लाइकोसाइडी बंध। तो सुक्रोज की संरचना में इंपॉर्टेंट बात अब बोलने जा रहे हैं हम। ग्लूकोज पर उपस्थित पहला कार्बन और फ्रक्टोज पर उपस्थित दूसरा कार्बन जो है वो आपस में जुड़े होते हैं। पॉइंट नंबर 1, ग्लूकोज की संरचना में, सुक्रोज की संरचना में अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन और बीटा ग्लूकोज का दूसरा कार्बन जो है वो ग्लाइकोसाइडी आबंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। सुक्रोज में एक अणु एल्डिहाइड का होता है और दूसरा अणु जो है वो कीटोन का होता है। इस कारण से ग्लूकोज जो है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को पहले दक्षिण दिशा पे घुमाता है और फिर बाई यानी वाम दिशा में अर्थात सुई की विपरीत दिशा में घुमाता है। ये दोनों परिघटना एक साथ हमें सुक्रोज में देखने को मिलती है, ये दोनों परिघटनाएं हमें एक साथ सुक्रोज में देखने को मिलती है, इसीलिए इसे आवर्त शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपव्रत शर्करा, करेक्ट वर्ड है अपव्रत शर्करा। यूट्यूब पर काफी सारे वीडियोस शुगर को लेकर हैं, मैं देखते रहता हूं। अपव्रत शर्करा क्या है इसका मतलब, देखो बच्चा कहाँ बनाऊं मैं, चलो हमारे पास में 3 पेज हैं अभी, एक पेज पे दूसरी संरचना जाएगी। लेट्स सी, किसी ना किसी को मिटा दूंगा मैं, ठीक है। मान लो ये एक ट्यूब है, इस पर शुगर भरी हुई है, तो ये ऐसे घुमाते रहती है चेन को, ठीक है, ऐसे घुमाते रहेगी गोल 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 गोल। हर बार पहले कोई दाएं दिशा में घुमाएगा, फिर कोई बाएं दिशा में घुमाएगा। समतल ध्रुवित प्रकाश को ये एक दिशा में नहीं रहने देते, इस कारण से इसे अपव्रत शर्करा भी कहा जाता है। मान कुछ लिखे हुए हैं, तो जो आपका फ्रक्टोज है ये -92.4 अंश जो है समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाता है, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में। और इसकी यदि बात करें, देखो ये आएगा नहीं, परंतु यदि आ गया तो पता होना चाहिए, ये जो है 52.5 अंश आपका घड़ी की दिशा में घुमाता है। एक घड़ी की दिशा में घुमाएगा अर्थात ऐसे, और दूसरा विपरीत दिशा में घुमाएगा अर्थात उल्टी दिशा में। तो ये माइनस, ये ज्यादा घुमाव रख रहा है, ये कम घुमाव रख रहा है। आबंध बाकी और कुछ इसमें ऐसा है क्या, बाकी और कुछ ऐसा इस पे नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, यदि कोई ग्रुप है आपका, उसमें एक समूह एल्डिहाइड का हो और दूसरा समूह कीटोन का हो, एक समूह एल्डिहाइड का हो, एक समूह कीटोन का हो, और दोनों ग्लाइकोसाइडी आबंध से जुड़े हुए हो, तो हम उसे अनअपचयी शर्करा मानते हैं। अनअपचयी शर्करा अर्थात ये टॉलिंग तथा फेलिंग विलयन द्वारा या फिर सिर्फ अभिकर्मक द्वारा परीक्षण नहीं देते। नॉर्मली टॉलन और फेलिंग विलयन की बात की गई है, तो टॉलन और अभिकर्मक और फेलिंग विलयन द्वारा ये अपचयित नहीं होते। और इसमें सुक्रोज का नाम सबसे पहले आता है। सुक्रोज में एक अल्फा होता है और एक एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है। तो सुक्रोज अनअपचयी शर्करा के अंतर्गत आता है। नोट कर लेना, कहीं इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑब्जेक्टिव में कई बार देखने को मिली है बड़े एग्जामों में, ठीक है।
अब बात करते हैं अपन दूसरी संरचना जिसका नाम है माल्टोज। और माल्टोज की संरचना में दोनों ही इकाइयां जो है वो हमारी ग्लूकोज की होती है। कैसी होती है? तो बस वही मैं बिंदु बनाऊंगा। ये हमारा पहला बिंदु है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। छठवे पे तो भाई साहब यहां पर ऑक्सीजन होगा और ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये पहला कार्बन। ओहो, और थोड़ी देर के लिए इस बिंदु को यहां से मिटाओ और इसे जो है वो यहां पर बनाओ। अच्छा, ओहो, यहां पर बनाना है मुझे। अब ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ो, इसे यहां पर जोड़ो, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब आबंध देख लेते हैं अपन। तो तीसरे कार्बन पे OH समूह अंदर की तरफ, H समूह नीचे की तरफ। यहां पर आपका OH नीचे की साइड, H यहां पर OH, यहां पर आपका H, आगे की तरफ C2OH और यहां H। ये पहली संरचना हो गई आपकी। अब दूसरी संरचना बनाने से पहले यहां पर भी मैं एक OH लगा दूं और यहां पर H लगा दूं। ये कार्बन की नंबरिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये वाला है आपका छठा कार्बन। इस प्रकार से आपकी संरचना रही। अब इसे सेलेक्ट कर लिया जाए। अल्फा डी ग्लूकोस है ये आपका क्या है? अल्फा डी ग्लूकोस। ऊपर हेडिंग लगा लेना माल्टोस की संरचना। ऊपर आपको हेडिंग लगा लेना है माल्टोस की संरचना। बोथ आर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। दोनों जो हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोप्यूरेनोस, ये इनका सही नाम होगा। अब हमें इनसे जो है वो बनाना है क्या? माल्टोज बनाना है। हमें इनसे क्या बनाना है बेटा? माल्टोज बनाना है। तो चलो माल्टोज बनाते हैं इनसे। दोनों संरचना को लाओ एक साथ, कॉपी करो, सेलेक्ट करो, यहां से इन दोनों रकीलों को उड़ा दो एक साथ ऐसे करके। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों समूह से, एक समूह से आपका H उड़ जाएगा और यहां से पूरा OH उड़ जाएगा। एक H उड़ जाएगा और एक OH उड़ जाएगा और आपको एक नया आबंध देखने को मिलेगा यहां पर। ठीक है, देखा? और इसे बोला जाता है क्या? अब भी बताया था, ग्लाइकोसाइडी आबंध। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोसाइडी बंध। इंपॉर्टेंट बात माल्टोस की संरचना, यहां पर आप लिख लोगे माल्टोस की संरचना। इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 1, यहां पर दोनों अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। फैक्ट नंबर 2, पहले और चौथे कार्बन के बीच में आबंध है। फैक्ट नंबर 2, कार्बन 1 तथा कार्बन 4 के मध्य ग्लाइकोसाइडी आबंध है। फैक्ट नंबर 3, ये एक अपचयी शर्करा है। अपचायी शर्करा है। यहां पर दोनों यूनिट जो है वो आपकी एल्डिहाइड से रिलेट करती है, तो ये अपचयी शर्करा है। ठीक है, डन। बस इतने ही फैक्ट्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं। इससे ज्यादा फैक्ट लिखने की हमें आवश्यकता है भी नहीं। अब बात करते हैं लैक्टोस, अर्थात जिसकी इकाइयां एक गैलेक्टोस की होती है और दूसरा जो है बीटा डी ग्लूकोज की होती है। ठीक है, इस पर अपन बात कर लेते हैं और ये हमारा अगला टॉपिक होगा, जहां आज का हमारा डाइसैकेराइड और इसकी संरचना समाप्त होगी। फिर हम पॉलीसैकेराइड पे आएंगे। पॉलीसैकेराइड स्वाधीन होते हैं। अभी ये क्लास आपको यूट्यूब पर लाइव देखने को मिल रही होगी। यदि आपको ये सारी चीजें रिकॉर्डेड चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आपको प्रीमियम बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी, जिसका प्राइस है 1299। 1299 रुपए में सिर्फ
आपको नोट्स और रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, उनके वीडियोस, ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ्स, बुक्स स्टोर और मॉडल पेपर, एग्जाम पेपर, जितनी भी चीजें हम लेटेस्ट आपके लिए बनाएंगे, क्विजेस वगैरह, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और उसका प्राइस है 1249। और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसका बैनर यूट्यूब पर कहीं ना कहीं डला होगा, या यदि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर विजिट करेंगे या वेबसाइट पर जाएंगे तो सारी चीजें मिल जाएगी। तो प्रमोशन करते हैं खत्म। अब आते हैं अपन लैक्टोज पे, और लैक्टोज की संरचना को बनाने के बाद में इस लाइव स्ट्रीम को खत्म कर दिया जाएगा। आपकी अगली हेडिंग जो होगी वो होगी लैक्टोज। लैक्टोज हमने सही लिखा है? हाँ, लैक्टोज। कभी कभी क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हम गलत लिखते हैं। लैक्टोज की संरचना लगता है कभी कभी, मगर लिखते सही है। मन में डाउट आता है कि सर आप गलत लिख रहे हो जाता है कभी कभी ऐसा। कभी कभी खुद पे भरोसा नहीं होता इंसान को, तुम्हें भी नहीं होता होगा। चलिए जी, बनाए संरचना। तो सबसे पहले अपन संरचना पे बात करेंगे, और संरचना का फिर हम बाद में तोड़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहले बात है बीटा डी ग्लूकोज की और बीटा डी गैलेक्टोज की। तो 6 कार्बन होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये रहा फिफ्थ, और अगला यहां पर आएगा आपका ऑक्सीजन। अब मैं यहां पर थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपरली दिखाई दे कैसे बॉन्ड बनते हैं। ठीक बात। ये रहा आपका बीटा। अब बीटा के लिए खास बात यह है कि जो आपका OH समूह होता है, जो आपका OH समूह होता है वो ऊपर की साइड होता है। बीटा की यदि बात करें तो आपका OH समूह जो है वो ऊपर की तरफ होगा। यहां पर आपका OH आएगा, यहां H आएगा, यहां पर OH आएगा, यहां H आएगा, यहां पर देखा जाए तो यहां पर H होगा, यहां OH होगा, और यहां होगा C2OH और H। चलो नंबरिंग कर देता हूं आपकी सुविधा के लिए। ये आपका पहला कार्बन होगा, ये आपका दूसरा कार्बन होगा, ये आपका तीसरा कार्बन होगा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये आप छठवां देख रहे हो। ठीक है, गैलेक्टोज की संरचना आपने अभी देखी मेरे सामने। ठीक है, अब गैलेक्टोज में सिर्फ इतना सा अंतर है, ये अभी ग्लूकोज है। ये अभी यदि आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये जो है बीटा डी ग्लूकोज, परंतु हमें बीटा डी ग्लूकोज नहीं बनाना। हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है फ्रक्टोज। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम यहां पर से इस OH समूह को हटा देंगे और यहां से H समूह को हटा देंगे। कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। चलो, यहां पर जो चेंजेस होगा, यहां पर आएगा H और यहां ऊपर की तरफ चला जाएगा OH। क्या आप लोगों को दिख रहा है? हाँ, रेड कलर से दिख रहा होगा। रेड कलर अपने आप में ही हाईलाइटेड कलर है, तो रेड कलर की जगह तुम्हारे लिए येलो कलर कर देता हूं। ठीक है, येलो कलर कर देता हूं। यहां पर कर देता हूं, यहां पर कर देता हूं H, और यहां कर देता हूं OH। ठीक है, ये रही आपकी संरचना। ये आपकी हो गई अब बीटा डी गैलेक्टोज की। अब ये जो संरचना है आपकी बन चुकी है बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। अब बात करते हैं अपन हमारी दूसरी संरचना जो कि है बीटा डी ग्लूकोज की। तो उसे समझते हैं कैसी होगी बीटा डी ग्लूकोज की संरचना। ये हमारा पहला कार्बन होगा, ये हमारा पहला कार्बन होगा, ये हमारा दूसरा कार्बन होगा, ये हमारा तीसरा कार्बन होगा, और ये हमारा चौथा कार्बन होगा, ये हमारा पांचवा कार्बन होगा, और यहां पर हम बनाएंगे ऑक्सीजन। ओहो, यहां पर हम बनाएंगे ऑक्सीजन। अब मुझे कुछ देर के लिए और ग्रीन कलर लेना पड़ेगा। फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये रही आप आ रही पहली संरचना। तो इधर साइड हम ये मानेंगे कि हमारा पहला कार्बन है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और यहां कहीं पे आएगा छठवां कार्बन। ठीक है, अब मैं व्हाइट कलर लेके प्रॉपरली संरचनाएं बना देता हूं। क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज है, चौथा कार्बन है, तो बीटा डी ग्लूकोज में OH समूह नीचे की ऊपर की तरफ आएगा, H नीचे, यहां पर आपका H आएगा, यहां OH आएगा, यहां OH आएगा, यहां H, और यहां पर आएगा आपका OH, यहां आएगा H, यहां C2OH और यहां आएगा H। ठीक है, कुछ इस प्रकार की संरचना आपकी होगी। प्रॉपरली कलर वाइज आप देख पा रहे होंगे, और जब आप कलर वाइज देख पाते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीटा डी, सर कितने बार बताऊं आपको कि यहां पर डी पर हमें ब्रैकेट नहीं लगाना है, हम सीधे लिखेंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये साथ में आया, इसे सेलेक्ट किया दोनों को एक साथ और थोड़ा सा इधर खिसका दो ऊपर की तरफ ताकि तुम लोगों को दिखे, और फिर से इसे थोड़ा सा, ओहो ये क्यों सेलेक्ट हो गया यार, आओ जल्दी जल्दी में इतना सेलेक्ट करो और थोड़ा सा पास कर दो। ठीक है, यहां पर आप लगा दो प्लस का निशान। अब अपन दोनों को सेलेक्ट करते हैं एक साथ, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करो और यहां पर लेके आओ। और जब आप यहां पर इसे लेके आओगे तो आप ये देखोगे कि यहां पर है OH समूह, यहां पर है OH समूह, ये दोनों जो है वो हट जाएंगे। चल बेटा हट जा, चलो इसे मिटा ही देते हैं। और ये आपस में कुछ इस प्रकार से ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये जो है संरचना आपकी, ये है आपकी संरचना लैक्टोज की। ये जो है संरचना आपकी है लैक्टोज की संरचना। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, दोनों समूह अभी भी एल्डिहाइड है, दोनों समूह एल्डिहाइड है। कार्बन की यदि बात करें तो C1 तथा C4 के बीच आबंध है। ये देखो चौथा और पहला कार्बन के बीच में आपका आबंध है। ठीक है, इसके पहले वाले में भी पहले और चौथे के बीच में आबंध थी। ये संरचना गैलेक्टोज की है और ये बीटा डी ग्लूकोज की है। तो फटाफट से इन सभी की पीपीटी आपको सेव करके मिल जाएगी, और मुक्त होने पर ये ग्लूकोज की इकाई देता है, और यह भी एक तरह की अपचयी शर्करा है। डन। कल का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज नेक्स्ट इज पॉलीसैकेराइड। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा पॉलीसैकेराइड। हमें अभी यहां पर ग्लूकोज की सिर्फ संरचना के बारे में बात करना है, हल्के में मत लेना, काफी सारे ऑब्जेक्टिव हमें यहां से देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को देखने के लिए पूरा ध्यान से। और कुछ नहीं बचा है, अब जो पौधे और स्टार्च में पाई जाती है संरचना हम ये पढ़ेंगे कल, फिर हम प्रोटीन पे पहुंच जाएंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जुड़े रहिएगा सरल एकेडमी के साथ। कल तो छुट्टी है, सैटरडे और संडे छुट्टी होती है, मंडे को आपकी क्लास होगी। तब तक के लिए पूरा आप वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा। आपके ग्रुप पे रोज वीडियो की लिंक डलते रहती है, वहां से आप इन्हें देख सकते हो। ठीक है, यूट्यूब से ये क्लास हट जाएगी लाइव स्ट्रीम होने के बाद में, अभी थोड़ी देर तक 1-2 घंटे तक हो सकती है, तो आप देख सकते हो, उसके बाद में ये अपने आप हट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, राधे राधे।